नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक कर लेते हैं खबर की ओर। खबर कानपुर देहात से है, जहां यूपी के पूर्व मंत्री और दिग्गज सपा नेता राजपाल कश्यप आज एक दिवसीय दौरे पर कानपुर देहात पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों से पूर्व मंत्री राजपाल कश्यप ने 2024 में INDIA का सहयोग करने की अपील की। इस दौरान राज्यपाल कश्यप घोसी विधानसभा के उपचुनाव में सपा को मिली प्रचंड जीत के साथ बीजेपी के साथ साथ उनके सहयोगी पार्टियों पर हमलावर होते भी नजर आए। राज्यपाल कश्यप ने कहा कि घोसी विधानसभा के उपचुनाव ने यह साबित कर दिया कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देश में क्या मूड है और 2024 लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम आने वाले हैं। घोसी विधानसभा के उपचुनाव ने बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टियों की उल्टी गिनती शुरू कर दी और अब जनता महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी को सत्ता से दूर करने वाली है। देखिए, घोसी की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और आरक्षण बचाने के लिए और देश बचाने के लिए वोट देने का काम किया और उस बीजेपी को हराने का काम किया जो बीजेपी दंभ से भरी हुई थी, जो बीजेपी को घमंड था हमको कोई हरा नहीं सकता, जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के दर्जनों मंत्री, डिप्टी सीएम सारे पीएमओ से लेके सभी कलेक्टर, कप्तान, कोतवाल, सीओ सभी लगे रहे कि समाजवादी पार्टी हार जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी पे और हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री सुधाकर सिंह जी पे भरोसा करके भारी मतदान किया। सभी जाति, वर्ग, धर्मों के लोगों ने करने का काम किया और जो जाति के ठेकेदार बनते थे, अपना दल बनाए थे, उनको भी बेनकाब करने का काम किया और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करके बता दिया कि इस लोकतंत्र में बड़ी बड़ी सरकारों का घमंड ठीक करने का काम जनता ने किया है। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना में बने फैजाबाद रोड स्थित यह बहुमंजिला इमारत किस तरीके से धूल फाक रही है। जगह जगह सीवेज और जल भराव की समस्या को लेकर आए दिन यहां के आवंटी लखनऊ विकास प्राधिकरण के चक्कर लगाते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी सुध लेने वाला नहीं है। प्राधिकरण के मायाजाल में यह परिजात अपार्टमेंट भी शामिल है, जिसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा घोर अनियमितता करके बिल्डिंग को खड़ा किया गया है। LDA की योजना में बने इस अपार्टमेंट का हाल जानने प्राइम टीवी के संवाददाता रितेश श्रीवास्तव जब अपार्टमेंट में पहुंचे तो वहां के आवंटियों ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको भी सुनाते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना में बना हुआ ये पारिजात अपार्टमेंट है, फैजाबाद रोड स्थित है। यहाँ पर खामियों का भंडार है। अभी यहाँ के जो निवासी हैं उनसे जानेंगे कि क्या समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा। हालांकि करोड़ों रुपए की लागत से बना ये अपार्टमेंट कहीं इन लोगों के लिए समस्या का सबब बनता जा रहा है। और अभी हमारे सामने आप देख रहे हो कि जिस तरीके से यहाँ पर ये ग्राउंड फ्लोर का ये जो छत है ये बिल्कुल 7 फीट भी नहीं होगा। तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पर लोग, यहाँ के निवासी मौजूद हैं। ये किस तरीके से बनाया गया है और क्या समस्या मेन उत्पन्न हो रही है आप लोग? मेन तो जहाँ आप खड़े हो यहाँ ये पार्किंग के लिए दिया गया है कि कवर्ड पार्किंग, जिसमें इन्होंने बिल्डिंग की कम से कम 9 इंच हाइट कम कर दिया है, जिस अपने कास्ट बचाने के लिए प्राधिकरण द्वारा अपना पैसा बचाने के लिए, और आवंटियों को इस तरह का स्ट्रक्चर दिया है कि जिसमें इनकी गाड़ियाँ फंस जाएँ और आगे आने वाले दिनों में इनको समस्या हो। दूसरा आप देख रहे हो ये फायर की इस एक भी कार्यरत नहीं है, केवल फर्जी में दिखाया गया है और फायर डिपार्टमेंट से NOC ले ली गई है। तीसरा आप अपने दाहिने साइड में देखेंगे पूरा RCC स्ट्रक्चर है, पूरा पानी इस पर गिर रहा निकल रहा है। इससे ये इसकी बिल्डिंग की जो लाइफ है वो कम से कम 20 साल कम हो जाएगी। जनरली RCC की लाइफ 80 साल मानी गई है, ये 50 साल में ये कूड़ा घर बन के रहेगा। तो ये जो सबसे बड़ी समस्या अभी यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, आप यहाँ कूड़े का सबसे बड़ी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसको लेकर के अधिकारियों से जब आपने बात की तो यहाँ पर क्या उसके लिए निस्तारण हुआ? कूड़े की जो यहाँ की समस्या है लगातार अनवरत हम लोग LDA हुआ, नगर निगम हुआ, सभासद हुआ, सभी को बताया जा रहा है। सभी लोग आश्वासन दे के चले जाते हैं, कहते हैं हाँ होगा, आज तक कोई सुधार नहीं हुआ। जो वादे लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आपको अपार्टमेंट हैंडओवर करने के पहले जो किए थे, जो दोसर में लिखा था, क्या वो पूरे हुए वादे? शायद इससे पूर्व मजाक प्राधिकरण ने और किसी योजना में नहीं किया होगा जितना इसमें किया।
और उन्होंने अपनी विवरण पुस्तिका में 2011 में ही सबसे पहला झूठ से ही इसका आरंभ किया है। उन्होंने लिखा है, स्वर्ग अब धरती पर और यह योजना निर्माणाधीन है, जबकि इसका आरंभ 2013 से हुआ। और ये कैसा स्वर्ग है ये आप देख लीजिए। इसमें कोई भी जो उन्होंने अपने विवरण पुस्तिका में जो सुविधाएं देने का वायदा किया था उसमें एक भी सुविधा इन्होंने नहीं दी। आज एक दशक पूर्ण होने जा रहा है और अभी भी आवंटी इसमें कब्जे के लिए परेशान है। तीन कार्यदायी संस्था भाग चुकी हैं और जो 3 आज की डेट में जो लघु कार्यदायी संस्थाएं काम कर रही हैं वो गुणवत्ता विहीन कार्य कर रही हैं। इसमें जो मुख्य रूप से जो समस्या आवंटी गण हमारे फेस कर रहे हैं उसमें सबसे पहले इसका जो कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है और पूर्णतः वो फ्लॉप है। इसमें टनल सिस्टम है, इस पर कल उन्होंने निरीक्षण किया और उन्होंने कहा हम इसको डोर टू डोर कलेक्शन पर हम विचार कर रहे हैं। चलिए कब इस पर करते हैं वो दूसरा विषय है। दूसरा, फायर एनओसी को लेकर हम काफ़ी समय से आंदोलन करते हैं और हमने इस बात के लिए माननीय उच्च न्यायालय में भी एक वाद दाखिल कर रखा है, तो उस पर निर्णय आना अभी बाकी है। परंतु इसी प्रक्रिया में इन्हें अभी 10 जुलाई को इनको एनओसी मिल गई है, लेकिन जिस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये इस तिथि से इसका जो है अनुरक्षण शुल्क जो है हमें 3 साल का मेंटेनेंस उस दिन से दे जिस दिन से इन्होंने इसकी गुणवत्ता प्राप्त की। तीसरा, इसमें और जो जटिल समस्या ये आ रही है कि सीसीटीवी जो कि परिसर ये पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, सड़क का परिसर है और इसमें तमाम टेनेंट भी रहते हैं और इसमें तमाम लेबर रहते हैं जो कार्य कर रहे हैं। तो सीसीटीवी इसमें B1 और B2 में नहीं लगा है, यद्यपि उन्होंने कहा है इसको जल्दी पूर्ण करा दिया जाएगा। पार्किंग आवंटन एक बहुत ज्वलंत समस्या है और पार्किंग आवंटन में इसमें जटिलता आ रही कि इन्होंने 96 फ्लैट अतिरिक्त बना दिए हैं, जिसका लाभ इन्होंने तो कमाया लेकिन जिसका लाभ हमको नहीं आवंटियों को दिया और जो विलंब हुआ उस विलंब का व्यवहार हमारे ऊपर रोपित किया, जो बात मैं कह भी चुका हूँ। आवश्यकता से अधिक फ्लैट बनाए गए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसका इन लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च करके अपना एक आशियाना बनाया है। उसके बावजूद भी लखनऊ विकास प्राधिकरण के लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे में और भी निवासी यहाँ पर हैं, क्या वो समस्या फेस करनी पड़ रही है? आप लोग सोचे होंगे कि भाई लखनऊ विकास प्राधिकरण का इतना बढ़िया योजना है, उसमें आप मकान दे रहे हैं और फैजाबाद क्या मिला? पहली बात तो प्राइम टीवी को धन्यवाद, हमारी जो है प्रॉब्लम है उसको जो है आप ये समझिए कि जो ये बिल्डिंग बनी हुई है, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है। इसमें जो है वो सिविल इंजीनियरिंग जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है और ऐसा लगता है कि प्राधिकरण के जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो इसमें दक्षता प्राप्त नहीं है। और सारे बिल्डिंग में ऊपर से नीचे तक आप देखिए तो सीवेज का इतना प्रॉब्लम है कि हर घर में हर फ्लैट में कहीं ना सब जगह सीवेज का जो है आगमन है और इसके लिए इनकी तरफ से कोई कुछ नहीं। वो फ्लैट दे दिया, काम खत्म, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी चीज़, अक्सर यहाँ लिफ्ट जो है हफ्ते में 4 दिन खराब होती है, लोग लिफ्ट में फंस जाते हैं और लिफ्ट के बारे में जानकारी मांगी जाती है तो ये जो है प्राधिकरण मुहैया नहीं कराता है और ना तो इसका मेंटेनेंस ठीक से कराता है। और पता करते हैं हम लोग कि भाई क्या बात है कि पता चलता है कि इसका जो है अनुरक्षण शुल्क जो है उनके द्वारा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो लोग इसमें जो है वो सुचारू रूप से काम नहीं करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि होता है कि लोग वेट करें कि कोई ऐसी इंसिडेंट घटना घटे, इसके बाद से सारी बातें। तीसरी चीज़, आप ऊपर में जो हमारी टंकी बनी हुई है कम से कम 1000 जगहों से उसमें लीकेज है और इस चीज़ को न जाने कितनी बार हम लोगों ने कोशिश किया कि भाई आप इसको देखिए, इसको ठीक करिए, लेकिन इस पर कोई तो जाए और न ही कुछ भी नहीं। अनुरक्षण तो कोई ना क्या करते हैं, तो यहाँ पर एजेंसियाँ लगाएंगे, कुछ नहीं, ये सब बेकार है ना। और इनको सही तरीके से न तो प्राधिकरण का कोई डायरेक्शन है, निस्तारण नहीं। क्या लगता है यहाँ पर ये कौन सा अपार्टमेंट है और यहाँ पर सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था क्या है? ये पारिजात अपार्टमेंट की समस्याएं तो अनगिनत हैं। सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है, सिक्योरिटी भी यहाँ की LDA की संवेदनहीनता का शिकार है। यहाँ का आवंटी अपने आप को सेफ और सिक्योर नहीं फील कर रहा है क्योंकि किसी का भी एक्सेस है।
उनके द्वारा नियुक्त किए गए गार्ड या उनके द्वारा इंगेज की गई जो एजेंसी है जिन्होंने बात वो भी जानते हैं कि वो एनडीए की तरफ से हैं, तो जैसे एनडीए अपने आवंटियों को डील करता है तो शायद उसी भाव से वो भी हमें डील करते हैं। कोई जिम्मेदारी का भाव न एजेंसी के अंदर है न कर्मचारियों के लेकिन अंदर। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष वो तो दावा करते हैं कि बिल्डिंगों में सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, सब अच्छी हैं, कोई दिक्कतें नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सारी एजेंसियाँ समय पर काम कर रही हैं। अब उनके दावे के बारे में मैं सिर्फ इतना ही विनम्रतापूर्वक कह सकता हूँ कि किसी दिन डिबेट में हमारे महासचिव समर विजय सिंह के साथ 10 मिनट के आमने सामने की डिबेट करते बस, और आप मीडिया पर इसको आयोजित करते हैं और फिर जनता फैसला करेगी, आप लोग कर दीजिएगा कि उनके दावे और समर विजय सिंह की शिकायत किसकी बात से। तो आपने देखा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण का मायाजाल, जिस मायाजाल में लखनऊ के कई निवासी फंसे हुए हैं, जो लगातार वो अपनी समस्याओं को लेकर के लखनऊ विकास प्राधिकरण के चक्कर लगा रहे हैं और चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हो रही। बिल्डिंगों में जस की तस समस्या बनी हुई है, कहीं सीपेज की समस्या है तो कहीं पार्किंग की समस्या आ रही है, कहीं पर सुरक्षा व्यवस्थाएं की दिक्कतें हो रही हैं, टेलीकॉम्स की समस्या आ रही है। तो ऐसे में पूरे लखनऊ में विकास प्राधिकरण का जो मकर जाल फैला हुआ है उसके लिए प्राइम टीवी लगातार दिखाता रहा है। जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं प्राधिकरण से जुड़ी हुई, उसको प्राइम टीवी लगातार दिखा रहा है। हालांकि अब ये देखना होगा कि अधिकारी इस पर कितना गंभीर होते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से जब हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी कुर्सी से नदारद दिखते हैं, ना ही वो मीडिया को जवाब देना जरूरी समझते हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ रितेश श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। खबर लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र स्थित एरा मेडिकल कॉलेज की है, जहां एमबीबीएस बिल्डिंग की 6ठी मंजिल से संदिग्ध हालत में बीपीटी के छात्र के गिरकर मौत हो गई। इस मामले पर परिवारजनों की माने तो बेटे को न्यूरो की दिक्कत थी, जिसके कारण उसको अक्सर चक्कर आते थे, जिसका इलाज साल 2020 में पूरा हो गया था। इलाज पूरा होने के बाद से उसका एडमिशन एरा मेडिकल कॉलेज में किया गया था, लेकिन छात्र की मौत के बाद एरा मेडिकल कॉलेज पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में छानबीन के दौरान पुलिस को कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। ऐसे में हादसा और आत्महत्या दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखकर छानबीन की जा रही है। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में पढ़ने वाले एरा मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस बिल्डिंग की 6ठी फ्लोर से एक छात्र की गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर के लगातार पुलिस भी अपनी तफ्तीश कर रही है। हम वो बिल्डिंग की जो तस्वीर है वो दिखाएंगे, क्योंकि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये एमबीबीएस बिल्डिंग है एरा मेडिकल कॉलेज की। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अभी हाल ही के दिनों में एक छात्र आर्यन, जो कि फिजियोथेरेपी का छात्र था, उसकी इस बिल्डिंग के छत की फ्लोर से गिरकर मौत हुई थी। फिलहाल इस मामले में पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि उसका कारण है कि अभी तक जो बताया जा रहा है कि परिजन की तरफ से किसी तरह की कोई शिकायती पत्र नहीं दिए गए हैं, लेकिन आरोप कई लगाए गए थे। उन आरोपों के आधार पर पुलिस जो अपनी जांच कर रही थी उसमें चाहे बात की जाए रैगिंग का मामला हो या फिर उसको प्रताड़ित करने का मामला हो, ऐसे कई पहलू हैं, उन सभी पहलुओं पर अपनी तफ्तीश कर रही थी। लेकिन तफ्तीश के बाद जो बात कही जाए उसको लेकर के, लेकिन अभी तक जो पुलिस ने इस मामले में अपनी जाँच पड़ताल की है उसमें यह बताया गया है कि अब तक पुलिस ने 8 से 10 लोगों को से पूछताछ की है, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाई है। लेकिन अगर परिजनों की बात की जाए तो परिजनों का साफ तौर से इस मामले में कहा गया है कि जो स्कूल प्रशासन है उसकी तरफ से जो परिजन को कोई भी सहयोग नहीं किया गया। यानी कि अगर बात की जाए साक्ष्यों की कि जिस समय घटना हुई थी उस घटना स्थल की अगर बात की जाए, उन घटना स्थल पर कौन कौन लोग थे उनसे भी परिजनों को नहीं मिलवाया गया। क्योंकि परिजनों ने आरोप ये भी लगाया है कि जिस समय ये घटना हुई जो कपड़े उसने पहन रखे थे वो कपड़े भी परिजन को नहीं दिए गए। जो मोबाइल इस घटना में जो सबसे अहम आधार माना जा रहा है वो मोबाइल की अगर बात की जाए तो मोबाइल भी किसी तरह का डैमेज नहीं हुआ, और मोबाइल भी उन लोगों के द्वारा जो आरोप लगाए गए, परिजन ने जो आरोप लगाए उसमें ये कहा कि जो मोबाइल था मोबाइल से भी कई चीज़ें हटा दी गई हैं। फिलहाल अब सवाल ये बनता है कि जिस तरीके से एरा मेडिकल कॉलेज की ये जो घटना सामने आई है उस घटना में पुलिस तफ्तीश करने के बाद क्या कुछ अहम सुराग हासिल कर पाती है। क्योंकि जिस तरीके से मेडिकल कॉलेजों की बात की जाए तो इससे पहले सरोजनी नगर का भी एक हॉस्पिटल था जहां से एक छात्रा की गिरकर मौत हुई थी, और उस मामले में भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। इस तस्वीर को आप देख रहे हैं
इसी बिल्डिंग की जो तस्वीरों की बात है, इसमें साफ तौर से कहा गया, जो सीसीटीवी फुटेज की बात कही गई, सीसीटीवी फुटेज खंगालने के जो दावे किए जा रहे थे, सीसीटीवी फुटेज में केवल 2 तस्वीर देखने का दावा किया गया। उसमें यह बताया गया कि एक बार वो लिफ्ट के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तस्वीर गिरता हुआ। लेकिन आखिर जो फिजियोथेरेपी का छात्र है वो MBBS की बिल्डिंग में पहुंचा तो पहुंचा कैसे था, आखिर यहाँ पर उसके आने की वजह क्या थी। दूसरी बात, जो एरा मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदार हैं उनके द्वारा जो बताया गया कि उस दिन छुट्टी थी, तो आखिर छुट्टी के दिन जो छात्र था आर्यन वो ड्रेस में कैंपस के अंदर पहुंचा तो पहुंचा कैसे था। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जो पुलिस की तफ्तीश है उस तफ्तीश में क्या कुछ अहम खुलासे भी होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। खबर औरैया से है, जहां पोरवाल महासभा ने जन्माष्टमी के बाद छठी महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया। इस दौरान महासभा द्वारा मेधावियों को सम्मानित किया गया। वहीं ब्रज से आए कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी और कार्यक्रम में समाज के बच्चों द्वारा कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते मुख्य अतिथि के रूप में अटसू चेयरमैन और उनके पति स्वदेश गुप्ता ने कहा कि समाज के द्वारा प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चों की प्रतिभाओं को देखने का मौका मिलता है। पोरवाल सभा के अध्यक्ष ब्रिजेंद्र गुप्ता गुड्डू ने कहा कि आगे इस कार्यक्रम को और भी भव्य बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। लगभग हमारे पोरवाल सभा के 1 सैकड़ा लोगों का आज सम्मान हो रहा है। नृत्य प्रतियोगिता कर रहे हैं जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के सारे बच्चे हैं और ये प्रतिभाशाली बच्चे जब ये भविष्य होंगे हमारे, इसलिए इनका उत्साहवर्धन करना हमारे लोगों का काम है। मैं पोरवाल सभा का अध्यक्ष होने के नाते हर वर्ष छठी का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लगभग 1000 हमारे समाज के लोग, भोजन की व्यवस्था भी है और इसमें सारी जो भी हमसे हो सकता है समाज के लोगों के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं। औरैया की धरती पर पोरवाल समाज के लोग प्रतिवर्ष राधा कृष्ण छठी का संस्कार कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और समाज के लोग हमारे मेधावी छात्र छात्राओं का प्रतिवर्ष प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान, स्वागत, उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से समाज में जागरूकता आएगी। बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना ये मेन उद्देश्य है। निश्चित रूप से ये लोग हमारे पोरवाल समाज का और देश का नाम रोशन करेंगे। इसके साथ साथ ही वह समाज के लोगों को राजनीति में भागीदारी दिलाना। और मैं तो कहना चाहूँगा कि समाज में अगर 2 बच्चे हैं, मैं बताऊँगा 2 बच्चे हैं तो एक को तो दुकान पर बिठा लें, एक को कुर्ता पहनाएं। खबर रायबरेली के डलमऊ तहसील क्षेत्र के कुंडवल गांव की है, जहां जय गुरुदेव संगत द्वारा 1 दिवसीय शाकाहार, सदाचार और मद्य निषेध आध्यात्मिक वैचारिक जन जागरण यात्रा में जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज का क्षेत्रीय लोगों द्वारा पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया और भव्य पंडाल में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में महिलाएं और पुरुष हजारों संख्या में मौजूद रहे। श्रद्धालुओं के बीच पंकज जी महाराज ने अपने उद्देश्योक्त में गुरु के स्थान को सर्वोपरि बताते हुए उन्होंने कहा कि गुरु के बिना परमार्थ का ज्ञान संभव नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी गुरु हैं। पंकज जी महाराज ने उपस्थित भक्तगणों को शुद्ध शाकाहारी बनने का उपदेश दिया। वैचारिक जन जागरण यात्रा का 15वां दिन है। 27 अगस्त को यह यात्रा मथुरा से रवाना हुई है और 13 दिसंबर तक चलेगी। मुख्य रूप से इसमें रायबरेली, लखीमपुर और बदायूं जनपदों में खंड ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जन कल्याणकारी, आत्म कल्याणकारी संदेशों की जानकारी देना, शाकाहार सदाचार का प्रचार करना। खबर यूपी के अमरोहा जनपद से है, जहां रोडवेज बस अड्डे के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक मोहम्मद शफी के द्वारा गजरौला बस अड्डा परिसर में स्थित भगवान शनिदेव के मंदिर से मूर्ति हटाने का मामला सामने आया है,
जिसके बाद बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया और वो गजरौला रोडवेज बस अड्डे परिसर में स्थित मंदिर परिसर में बैठ गए और उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करके अपना विरोध दर्ज किया। उन्होंने कहा, रोडवेज बस डिपो का सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक मोहम्मद शफी मुस्लिम है, इसलिए उसने यह हरकत की है। उन्होंने रोडवेज बस डिपो में ARM मोहम्मद शफी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि उसने यह हरकत अपनी कट्टरवादी मानसिकता के चलते की है, इसलिए हम उनके खिलाफ मुकदमा लिखने के साथ साथ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कि सर, आरोप लगाने को कोई भी कुछ कह सकता है। वहाँ पे एक पहले से छोटा मंदिर बना हुआ था, वो अभी वहाँ पर है। जिन लोगों ने उसे दूसरा बनाया शेड डाल के, उन्हीं लोगों ने उसे, जब उनको बताया गया कि भाई आपने किससे परमिशन ली है, तो उनका परमिशन किसी ने ली है, तो उनका इसे हम हटा देंगे, तो उनके द्वारा ही उसे हटा दिया गया है। तो जो बजरंग दल वाले हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, वो लोग आपके खिलाफ बजरंगा में प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। देखिए, प्रदर्शन करने को हर आदमी स्वतंत्र है, उनको कोई रोक नहीं सकता। हमारा उसमें कोई रोल है ही नहीं। जिन्होंने बनाया था, उन्होंने जब इस बात को समझा कि सरकारी ज़मीन है, इस पर हमें परमिशन लेके बनाना चाहिए थे, वो उन्होंने नहीं ली, तो उन्होंने खुद ही उसे हटा दिया। मामला ये जी, यहाँ मंदिर था हमारे प्राचीन, बचपन से देखता चला रहा हूँ, यहाँ मंदिर था शनिदेव का, और यहाँ समाज के लोगों ने से पुतवाया, सारा काम करवाया, लेकिन कल रात अचानक आराम आया, कल दिन में, और उनने वो हटवा दिया आराम ने, और यहाँ के लोगों ने विरोध किया, तो उसने कहा मुकदमा लिखवा दूंगा उनके खिलाफ। तो हमारी मांग ये है कि आराम आए और यहाँ हमें बताया कैसे मुकदमा लिखवाता, हम बैठे हैं मुकदमा लिखवाने के लिए। ठीक है। और भाई साहब, इसमें क्या है, जो मूर्ति हमारी पुरानी शनिदेव की मूर्ति थी, वो खंडित भी है और आरएम पे हमारी मांग है, बजरंग दल की, पूरे बजरंग दल की और हिंदू समाज की मांग है कि आरएम के खिलाफ मुकदमा हो और आरएम जेल जाए। उसे एहसास हो कि किसी हिंदू धर्म के मंदिर को तोड़ने का परिणाम क्या होता है। खबर दिल्ली से सचे फरीदाबाद से है, जहां एक ही गली में एक कुत्ते द्वारा 6 लोगों पर जानलेवा हमला करने का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि फरीदाबाद के सूर्य विहार सेहतपुर पल्ला इलाके में देर शाम एक कुत्ते ने एक ही गली में 3 बच्चों सहित 3 युवकों पर जानलेवा हमला कर बुरी तरीके से घायल कर दिया। इतना ही नहीं, कुत्ते के हमले से एक बच्चे को बचाने आए युवक पर तो कुत्ते ने ऐसा हमला किया कि वह उसका एक कान ही खा गया। सभी को फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। रास्ते में घूम रहा था और पास में आया, एकदम से मेरे ऊपर झपट्टा मार दिया। हाँ जी। फिर झपट्टा मारने के बाद मैंने हटाने की कोशिश की, जब तक उसने मेरा पूरा हाथ काट दिया। फिर आपको इस बच्चे को खाया, 3-4 बच्चों को और खाया है। उसके बाद में फिर घर के अंदर घुस गया। हाँ, घर के अंदर घुस के फिर बच्चों पे मार दिया। उसने काटा मुझे और जैसे एकदम ही पैर जूता फिसला और मैं गिर गया नीचे, तब मेरा काम। तो आपको सबसे पहले काटा था, किसको काटा था? सबसे पहले आप काटा, फिर उसके बाद फिर किस काटा? बच्चों की तो मुझे पता नहीं है पहले से काटा है कि नहीं काटा, मैं तो ड्यूटी से आया। आप आए हैं, उनमें से 3 या 4 ज़्यादा सिक हैं, जिनको हमने दिल्ली रेफर कर दिया है। उनमें से एक पेशेंट का बिल्कुल ही कान गायब है जी, और 2 पेशेंट की ज़्यादा ब्लीडिंग थी, तो उनको हमने सफदरजंग दिल्ली रेफर कर दिया है। ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी इनकी, इसलिए भेजने पड़े वो। तो सर क्या जैसे कि 6 एक ही जगह के 6 मामले हैं, क्या है लोगों से अपील, किस तरह बचाव करें अपना, क्योंकि डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। खुद की सावधानी है, दूसरा प्रशासन बताएगा, प्रशासन। खबर मैनपुरी के थाना क्षेत्र बेवर के नवीगंज के गांव श्यामपुर भटपुरा की है, जहां कुछ अराजक तत्वों ने अंबेडकर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसकी जानकारी होने पर ग्रामीणों ने मामले की जानकारी चौकी पर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उपद्रव न हो उसके लिए भारी पुलिस बल का इंतजाम किया और मामले की जांच का आश्वासन भी दिया। अंबेडकर प्रतिमा तोड़े जाने की सूचना मिलने पर आजाद समाज पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष दुष्यंत जाटव ने घटना को निंदनीय बताते हुए नई प्रतिमा स्थापित कराने और घटना में संलिप्त के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। और आज फिर वही हादसा हुआ, प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है। कहने का मतलब यहाँ जो है बड़ी दिक्कत आ रही है। हम दलित समाज के लोग हैं और सामान्य लोग जीने नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, इसकी शिकायत आपने किसी उच्च अधिकारियों से किया आपने? मैंने सब कहने का मतलब जिला स्तर के सभी अधिकारी पिछली बार जब 2021 में टूटी है तो वो आए हैं यहाँ जी। इसका कोई खुलासा नहीं हुआ? कोई खुलासा नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप?
ये लगातार दूसरी बार हुआ है जो यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा चुकी है। एक बार पहले भी तोड़ी जा चुकी है, तो उस प्रकरण में दोषी पकड़े नहीं गए थे और उसके बाद हम लोगों ने, हमारी टीम ने मिलकर दोबारा मूर्ति लगवाई। उसके बाद ये दोबारा जब इसका काम चालू हुआ, फिर ये दूसरी बार दोबारा से मूर्ति तोड़ी गई। इसकी शिकायत कुछ उच्च अधिकारियों से की थी आपने? जी, अभी हमारी टीम के लोग गए हुए हैं कई। देवर के श्यामपुर भटपुरा गांव में कल रात की सूचना है। एक अम्बेडकर जी की मूर्ति थी जो क्षतिग्रस्त हुई थी। जैसे सूचना मिली वहां पे पुलिस पहुंची, सूचना सही पाई गई। जो उस मूर्ति के जो कमेटी है उनसे बात करके मूर्ति रिप्लेस करने की कार्रवाई थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। इसके अलावा जो जिन शरारती तत्वों ने इसको क्षति पहुंचाई है उनको चिन्हित करने का भी काम किया जा रहा है और उसमें अभियोग दर्ज कर कड़ी वैधानिक कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए हैं और कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।